इमेजिन आपकी कंपनी है, आपने सारा टैक्स भर दिया, सब रिटर्न्स प्रॉपरली फाइलिंग भी किया है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आता है और उसमें यह लिखा होता है कि आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया है, इसलिए आपको 4 लाख ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने टैक्स कलेक्ट भी कर लिया है और डिपॉजिट भी कर लिया है, तो हम डिमांड क्यों पे करें? अब यहां पर गलती किसकी है? क्या यहां पर कंपनी की गलती है या सिस्टम की? आज का ये केस सिर्फ केस नहीं, बल्कि ये केस लॉ हर एक टैक्स पेयर और सीए स्टूडेंट्स के लिए एक वार्निंग है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नैतिक शाह और आज हम डिस्कस करेंगे अहमदाबाद आईटीएटी का केस। ये केस का नाम है अहमदाबाद स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इस केस के बैकग्राउंड को। यह केस असेसमेंट ईयर 2012-13 का है। यहां पर अहमदाबाद स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी जो स्क्रैप सेल करती थी। अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड एक्ट 206C के अंदर स्क्रैप सेल्स करने वाले को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता था। अब यहां पर कंपनी क्या करती थी? कंपनी हर क्वार्टर अपना टीसीएस रिटर्न फाइल करती थी, फॉर्म 27 EQ सबमिट किया, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी ली और तो और टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी किया। सब कुछ क्लियर था, कंपनी सब क्लियर काम कर रही थी। लेकिन 2019 में असेसिंग ऑफिसर नोटिस भेजते हैं और उसमें यह लिखा होता है कि आपने स्क्रैप सेल तो किया है बट उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं किया। अब यह बात सुन के कंपनी शॉक में आ जाती है। अब यहां पर कंपनी ने अपना रिप्लाई फाइल किया जिस पर रिटर्न्स और रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट दिया और कंपनी ने अपना एक्सप्लेनेशन भी दिया कि बुक्स और टीसीएस रिटर्न्स का प्रेजेंटेशन अलग है, इसलिए आपको मिसमैच दिख रहा है। मतलब यहां पर कोई टैक्स मिसिंग नहीं था, बट सिर्फ अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन का मिसमैच था। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब असेसिंग ऑफिसर ने बिना हियरिंग दिए सेक्शन 206C सब सेक्शन 6A और सेक्शन 206C सब सेक्शन 7 के अंदर ऑर्डर पास कर दिया और डिमांड रेज कर दी 4,03,139 प्लस पेनल्टी। अब इसके बाद कंपनी ने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 154, बट ये भी रिजेक्ट कर दी गई। मतलब यहां पर एक गलत एजम्पशन के बेसिस पर कंपनी को लिटिगेशन में डाल दिया। अब यहां पर कंपनी ने हार नहीं मानी और यह केस गया अहमदाबाद आईटीएटी के पास। यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया कि रोल स्क्रैप सेल्स को बुक्स में असेट की तरह ट्रीट किया गया था, जबकि यहां पर टीसीएस में स्क्रैप सेल्स की तरह ट्रीट किया गया था। बस सिर्फ इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से मिसमैच दिख रहा था, जबकि रियलिटी तो यह है कि यहां पर टीसीएस कलेक्ट भी किया गया था और गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी कर दिया गया। फिर भी डिपार्टमेंट ने यहां पर डिमांड रेज कर दी। अब यहां पर आईटीएटी ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया और फिर जजमेंट दिया। आईटीएटी ने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, रिटर्न्स चेक किए और सारे रिकंसिलेशंस भी चेक किए और उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि यहां पर असेसी ने टीसीएस कलेक्ट किया और डिपॉजिट भी किया है और बायर्स ने टैक्स भी पे किया है, तो यहां पर असेसी डिफॉल्ट नहीं माना जा सकता। और आईटीएटी ने यह भी कहा था कि यहां पर असेसिंग ऑफिसर गलत है, सीआईटी अपीलेट भी गलत है और डिमांड सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए यह केस असेसी के फेवर में गया और ये अपील अलाउ कर दी गई और यहां पर असेसी की विक्ट्री हुई। चलिए अब चलते हैं इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। यह केस मेनली 3 सेक्शंस पर बेस्ड है। सबसे पहला आता है सेक्शन 206C सब सेक्शन 6A, असेसी इन डिफॉल्ट। अगर असेसी टीसीएस कलेक्ट नहीं करता तो डिपार्टमेंट उसे असेसी इन डिफॉल्ट मान लेती है, बट इस केस में असेसी ने टीसीएस कलेक्ट भी किया था और डिपॉजिट भी किया था, तो यहां पर असेसी इन डिफॉल्ट में नहीं माना जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 206C7 पर, इंटरेस्ट चार्जिंग सेक्शन।
अगर टीसीएस टाइमली कलेक्ट या डिपॉजिट नहीं किया गया तो इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन जब ओरिजिनली डिफॉल्ट नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं लग सकता। यही बात ITAT ने क्लियर किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 154 रेक्टिफिकेशन ऑफ पावर। सेक्शन 154 पावर देता है रेक्टिफिकेशन की। यहां पर कोई भी गलती हो तो डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो मिस्टेक को रेक्टिफाई करे। इस केस में कंपनी ने कहा कि सर आप सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लो, पेमेंट डन है, डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है, सिर्फ एक मिस्टेक अपेरेंट है तो उसे आप रेक्टिफाई कर लो। लेकिन यहां पर असेसिंग ऑफिसर ने उसे रेक्टिफाई नहीं किया, बस यही ITAT ने पकड़ लिया। इस केस का सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि सारे प्रूफ या सारे डॉक्यूमेंट अगर असेसिंग के पास हो तो वो डिफॉल्ट नहीं माना जा सकता। लॉ अजम्पशन के बेस पर नहीं बल्कि प्रूफ के बेस पर, एविडेंस के बेस पर चलता है। सो फ्रेंड्स, इस केस से हमें 5 लेसन सीखने को मिलता है, तो इसे लिख लो सीरियसली। सबसे पहला, हर मिसमैच कोई गलती नहीं होती। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या रिटर्न का प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, तो समझो, पैनिक मत करो। सेकेंड पॉइंट, इस केस में अगर कंपनी के पास रिटर्न्स, 27 EQ फॉर्म या रेक्टिफिकेशन जैसे स्टेटमेंट नहीं होते ना, तो आज इस केस का रिजल्ट कुछ अलग होता। तो अपने प्रूफ प्रॉपरली मेंटेन रखो। थर्ड पॉइंट, कोई भी अथॉरिटी आपको बिना सुनाए कोई भी डिमांड रेज नहीं कर सकती, और अगर किया है तो उसे चैलेंज करो। इस केस में ITAT ने यही एनफोर्स किया है। फोर्थ पॉइंट, यहां पर कंपनी ITAT तक गई, रेक्टिफिकेशन फाइल किया। यहां पर कंपनी ने हार नहीं मानी, यहां पर कंपनी ने गलत डिमांड को चैलेंज किया। सो फ्रेंड्स, हर टैक्सपेयर अपने राइट्स जानता है, हर प्रूफ प्रॉपर मेंटेन करता है, तो वो कभी भी लिटिगेशंस में नहीं फंसेगा। फ्रेंड्स, सिस्टम कभी कभी गलती करता है, नोटिस भेजता है, डिमांड रेज करता है और टैक्सपेयर घबरा जाता है। लेकिन अगर आपके पास फैक्ट स्ट्रांग है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है और लॉ आपके साथ है, तो सच की हमेशा जीत होती है। अहमदाबाद स्ट्रिप्स का ये केस इस बात का सबूत है। अगर आप CA स्टूडेंट हो, टैक्स प्रैक्टिशनर हो या बिजनेसमैन हो, तो ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी रिकंसिलिएशन भी आपकी करोड़ों की टेंशन को खत्म कर सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, कमेंट में मुझे अपने क्वेश्चंस भी पूछिए। मैं नैतिक शाह आपसे मिलता हूं अगले इंफॉर्मेटिव केस लॉ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।